नमस्कार मित्रों, थ्रू लिटरेरी लेंस में मैं राजेश आसुदानी रकीब आपका इस्तकबाल करता हूं। आज हमारे बीच हैं तो डॉक्टर विनोद आसुदानी, जो हमेशा रहते हैं। सिंधी, हिंदी, उर्दू और अंग्रेज़ी के जाने माने लेखक, जाने माने शायर, जिनकी आज तक तकरीबन 29 किताबें शाया हो चुकी हैं, पब्लिश हो चुकी हैं। और एक समालोचक ही नहीं, एक थिंकर ही नहीं, वरन वो खुद एक बहुत अच्छे शायर भी हैं। तो आज विनोद जी, आपका स्वागत है और आपसे हम एक आपकी ही गज़ल सुनेंगे, और न सिर्फ सुनेंगे बल्कि उसको महसूस करेंगे, उस पर सोचेंगे, उस पर बात करेंगे, ताकि उसके जो पहलू हैं, अलग अलग पहलू हैं, क्योंकि शायरी हो या कोई भी लिटरेचर हो, एक मल्टी लेयर्ड होता है। उसकी तहों में तहें, जैसे बच्चन जी ने कहा था ना, जापानी गुड़िया जो होती है, रशियन डॉल्स जो होती हैं, वो गुड़िया में गुड़िया, गुड़िया में गुड़िया। तो इस तरह लिटरेचर में भी तहों में तहें, तहों में तहें होती हैं। तो उन तहों तक हम पहुँचें और उनको अपने जीवन से जोड़ें और उसका एक समग्र अनुभव हम कर सकें गज़ल का। तो इसलिए उस पर हम गुफ्तगू भी करेंगे। पर पहले डॉक्टर साहब, आपकी ये गज़ल हम सुनना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी कि थ्रू लिटरेरी लेंस इस मंच पर पुनः एक बार आपने मुझे ये सुअवसर दिया कि मैं अपनी गज़ल श्रोताओं को सुना सकूं। तो गज़ल हाजिर है जी। अंधेरों में कहीं देखो छुपा कागज पड़ा होगा, अंधेरों में कहीं देखो छुपा कागज पड़ा होगा, बदल डाले जो दुनिया को बयां उस पर लिखा होगा। वाह वाह। तुम्हारे वास्ते लाया हूं मुट्ठी आसमां भर मैं, तुम्हारे वास्ते लाया हूं मुट्ठी आसमां भर मैं। उजाला सुन सितारों से तुम्हें लाना जरा होगा, उजाला सुन सितारों से तुम्हें लाना जरा होगा। और मुझे सूरज न बनना है, न तुम ऐसी दुआ देना जी। मुझे सूरज न बनना है, न तुम ऐसी दुआ देना। जमाने से यूं जलते रहना, सूरज को खला होगा, जमाने से यूं जलते रहना, सूरज को खला होगा। और शेर देखें कि उतर आई हो नस नस में जो गंगा यूं लगा मुझको, उतर आई हो नस नस में जो गंगा यूं लगा मुझको। कहीं अनजान में उनका दुपट्टा छू गया, क्या बात। उतर आई हो नस नस में जो गंगा यूं लगा मुझको, कहीं अनजान में उनका दुपट्टा छू गया होगा। और शेर देखें कि न जाने क्यों मेरा बच्चा नहीं मुस्काया मुद्दत से, न जाने क्यों मेरा बच्चा नहीं मुस्काया मुद्दत से। खिलौनों की जगह तुमने किताबों को रखा होगा, न जाने क्यों मेरा बच्चा नहीं मुस्काया मुद्दत से। खिलौनों की जगह तुमने किताबों को रखा होगा। और तरक्की ये शहादत और कितनी मांगेगी बोलो, कि ये तरक्की जो हमने की है, कि तरक्की ये शहादत और कितनी मांगेगी बोलो। कुल्हाड़ी को सभी जंगल के पेड़ों ने कहा होगा, कुल्हाड़ी को सभी। और सितारा बनने की ख्वाहिश मुझे ना बांध पाएगी, सितारा बनने की ख्वाहिश मुझे ना बांध पाएगी। सितारों से भी आगे तो कोई एक रास्ता होगा, सितारों से भी आगे तो कोई एक रास्ता होगा। और परेशान सी कोई तस्वीर आलम में भटकती है, परेशान सी कोई तस्वीर आलम में भटकती है। मुसव्विर ने बिना सोचे कोई रंग भर दिया होगा, मुसव्विर ने बिना सोचे कोई रंग भर दिया होगा। और शेर देखें कि मुतासिर हूं मैं तुमसे और तुम
मुझसे मुतासिर हो। मुतासिर हूँ मैं तुमसे, मुतासिर हूँ मैं तुमसे और तुम मुझसे मुतासिर हो। यकीन मानो यहाँ हंगामा कोई अब बड़ा होगा। यकीन मानो कि अंधेरों में कहीं देखो छुपा कागज पड़ा होगा। बदल डाले जो दुनिया को बयां उस पर लिखा होगा। वाह डॉक्टर साहब, बहुत उम्दा, बहुत बढ़िया गजल। ये 7-8 शेर बहुत कुछ कह गए हैं। और मुफाइलुन में आपने जो बांधा है, ऐसे आपने 4 बार अगर कहें तो ये इसकी बहर है, बांधा है इसको, ख्यालों को आपने बहुत ही मुतासिर कर देने वाली गजल है। मुतासिर तुमसे मैं हूँ, है आपने कहा है। हाँ, मुतासिर तुमसे मैं और मैं से तुम, तो हंगामा बड़ा हंगामा बड़ा कर दिया है आपने, बिल्कुल बड़ा हंगामा कर दिया है आपने। और मैं तो मतलब से अगर शुरू करूं जी, तो देखिए कितनी खूबसूरत बात कही और कितनी हिस्टोरिकली रिलेवेंट बात कही है आपने, तारीखी बात कही है कि अंधेरों में कहीं देखो छुपा कागज पड़ा होगा जो बदल डाले जो दुनिया को बयां उस पर लिखा होगा। देखिए हम लिखते हैं कई बार ख्याल, मार्क्स का जो मैनिफेस्टो था, कम्युनिस्ट मार्क्स तो गरीब इंसान था, अपने एंजल दोस्त के सहारे अपना। और राजेश बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि मार्क्स साहब का जब इंतकाल होता है, जब उनकी डेथ होती है, तो केवल 7-8 लोग ही उनके फ्यूनरल में थे। और देखते देखते 40-50 साल के बाद आधी दुनिया ने मार्क्सवाद को स्वीकार कर लिया। तो उनका जो कागज था, मार्क्स की जो लिखावट थी, वो जो बुनियादी बात जो थी, भले उन्होंने कहा कि वायलेंस के बिना रिवॉल्यूशन नहीं हो सकती, और फिर वायलेंट रिवॉल्यूशन हुई, और फिर आप कहेंगे रशिया में फेल हो गई, वो सब बातें अलग है, वो सब बातें। लेकिन जो फंडामेंटल जो उनकी आइडिया है दुनिया को बदल डालने की, कि सारी चीजें सुपर स्ट्रक्चर हैं, प्राइमरी चीज है रिलेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। जी बिल्कुल, ओनरशिप ऑफ द सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। और ह्यूमन हिस्ट्री में कहा जाता है कि कार्ल मार्क्स इज द फर्स्ट पर्सन हु इज टॉकिंग ऑफ इक्वलिटी बिटवीन मैन एंड मैन। बिल्कुल। तो ये ऐसी कई बातें होती हैं, और आइडियाज आर फंडामेंटल। देखिए आइडियाज जब तक नहीं होंगी, जब तक, और वो रोशनी में नहीं होती, अंधेरों में पड़ी रहती है, कहीं गुमनामी के किसी कोने में पड़ी रहती हैं, चाहे वो लिट्से हो। हाँ, लिट्से ने पागल खाने में व्यतीत किया अपना आखिरी समय। लिट्से को यदि मैं बोलूंगा कि रैशनल थिंकिंग का फादर अगर मैं कहूं, बिकॉज ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू चैलेंज द थ्योरी ऑफ डिवाइन डोमिनेशन। तो गॉड इज डेड कहते हैं वो। और आज हम साइंटिफिकली बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, रैशनलिज्म की बातें कहते हैं। तो ये जो बयान है, ये कहीं अंधेरे में छुपे पड़े रहते हैं, पता ही नहीं चलता। एक पोरबंदर का छोटा सा लड़का, जिसको कैटल की स्पेलिंग नहीं लिखनी आती, किसको पता था कि बड़ा होकर के संपूर्ण साम्राज्य को हिला कर रख देगा। बिल्कुल। और बातें वही अहिंसा और सत्य की, जो सदियों से थी भारतीय संस्कृति में, पर जब उसने कही, तो ये छोटी छोटी बातें कई बार हम नजरअंदाज कर देते हैं, जो हमको नहीं आती, लेकिन वो कहीं ना कहीं दुनिया को बदल डालने की कुव्वत जो उनमें रहती है, वो आपने जिसकी तरफ इशारा किया है। और मैं ये कहूंगा कि जो हमारे रवायती गजल है, इस गजल का आप देखेंगे मुहावरा अलग है। इसकी जो सिमिलीज हैं, जो इमेजेस हैं, वो बिल्कुल अलग हैं। अब सूरज की बात ले लीजिए, भाई सूरज मुझे नहीं होना है, नहीं बनना है। हर कोई कहता है सूरज पॉजिटिव इमेज है, सूरज सबको रोशन करता है, उजाला देता है, हमें नहीं बनना है। लेकिन सूरज की आपने किस बात को पकड़ा है, किस जमाने से जलते रहना, सूरज को खला होगा, कितना जल रहा है। यही लिखा है तेरे भाग में कि तेरा जीवन रहे आग में। तो आग में रहना, कहीं ना कहीं सूरज को खला तो होगा, उजाला दूसरों को तो दिया है, सब कुछ दिया है, लेकिन खुद तो जल रहा है। तो जैसा वासुदेव मोही ने सिंधी में कहा है कि एडो सारो उभ मापी दे सिजखे बिल्लिफू पौधे, इतना सारा आकाश नापते हुए सूरज को भी छाले पड़ जाते होंगे पैरों में। तो कहीं ये बात देखिए आती है गजल में, ये बात गजल में आना बहुत एक बड़ी, आज गजल कहाँ पहुंचा है। आज गजल सिर्फ वो कहना गोश्त की दुकान नहीं है, कच्चे और पक्के। जी बिल्कुल, वो आंखें, नाक, कान, काली और नीली आंखें और गोरे गाल और लाल होंठ, अहमियत है भाई। जानिसार अख्तर जैसा भी शायर कहता है कि जुल्फें, सीना, नाफ, कमर एक नदी में कितने भंवर। तो ये अंदाज है जी, ये बात है। लेकिन जी मैं जो जिस मुहावरे की बात कर रहा था, आप देखेंगे कि एक शेर में कहा है कि तुम्हारे वास्ते लाया हूँ मुट्ठी भर आसमां में। आसमां तो मैं ला सकता हूँ, लेकिन उजाला
सितारों से तुम्हें लाना। लाना अब ये होगा। देखिएगा कि जैसे बहुत ही अलग अलग स्तरों पर राजेश जी इसकी बात हो सकती है। जैसे पेरेंट्स हैं, आप बच्चे को बेस्ट स्कूल बेस्ट ट्यूशन तो दे देंगे, लेकिन पढ़ाई कौन करेगा? उसका जो सेल्फ विल है वो तो आप नहीं ला सकते उसमें। आपने अंग्रेजों को भगा दिया, एक डेमोक्रेटिक सेटअप, सेक्युलर सेटअप तो ला दिया भारत में, किंतु उसमें न्याय कहां से आएगा? सोशल जस्टिस कहां से आएगा? ये उजाला तो आपको लाना पड़ेगा ना। हालांकि दोनों बातें अहमियत है, आसमां की भी अहमियत है और उजाले की भी। हम आसमां स्पेस तो दे सकते हैं, स्ट्रक्चर तो क्रिएट किया जा सकता है, तो कर सकते हैं, पर उसका जो इसेंस है, स्ट्रक्चर क्या पॉजिटिवली वर्क करेगा? उजाला है कि नहीं है? जैसे कोर्ट है जी, हमारे पास हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट्स हैं, और 4 करोड़ केस विलंबित हैं आज भी। तो ये उजाला कहां से लाएगा? आपने स्ट्रक्चर तो बना दिया। देखिए, इसमें तो मैं थोड़ी अजीब बात कहूंगा मनोज जी। आसमां आपने जैसे ये दिया कि कोर्ट्स हैं हमारे पास, आसमां है ना, उजाला। अब यहाँ तो पूरा का पूरा आसमां भी नहीं है, पूरा का पूरा फ्रेम। जितने जजेस की संख्या है उससे आधे से भी ज्यादा वैकेंसीज खाली पड़ी हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट्स का अगर मिला के आप देख लें तो पूरा आसमां तो दीजिए। तो मैं ये कहता हूँ कि आपने स्कूल्स और कॉलेजेस तो बना दिए, लेकिन ड्रॉप आउट रेट उसको कौन चेक करेगा, कौन रोकेगा? तो ये हम स्ट्रक्चर तो क्रिएट कर लेंगे, चाहे सोशल स्ट्रक्चर्स होंगे, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स होंगे, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स होंगे, लेकिन उसमें रोशनी नहीं आएगी। उजाला तभी आएगा जब हमारा कमिटमेंट होगा, जब हमारी ईमानदारी होगी, जब हमारे पास वो डिग्निटी होगी काम करने की। मुझे भाई ये बैंकिंग सिस्टम है, फिर भी 15,000 करोड़ रुपए कोई लेकर बाहर चला जा सकता है। तो उजालों को ही यदि आप चुराने लगेंगे तो वो फिर आसमां क्या कर लेगा? तो वही है, एक चाहे वो सरकार हो चाहे एक आसमां, एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके बाद उसमें जो रंग भरना है, जैसे डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा, उनसे पूछा गया कि क्या ये संविधान जो आपने बनाया है ये क्या अच्छा है? उन्होंने कहा अच्छा बुरा उतना ही संविधान होता है जिसको अमल करने वाले लोग अगर अच्छे। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात की डॉक्टर अम्बेडकर ने। और राजेश, इस शेयर पर मैं चाहूंगा कि आप टिप्पणी जरूर करें कि उतर आई हो नस नस में जो गंगा यूं लगा मुझको, कहीं अनजान में उनका दुपट्टा छू गया हो। रूमानी, हाई वाटर मार्क ऑफ रोमांटिसिज्म जिसको अगर मैं कहूं, कितनी ऊंची बात, कितनी रूमानी बात, कितनी नाजुक बात आपने कही है। गंगा उतर आई, पवित्रता, जो संबंध, प्रेम संबंध, मेरे हिसाब से विनोद जी, चाहे कोई भी प्रेम संबंध हो, चाहे वो जायज हो ना, सो कॉल्ड जायज नाजायज तथा कथित रूप से। यहाँ पर अरुंधति रॉय मुझे याद आ जाती है, तो कहती है कि क्या हम लॉस ऑफ लॉ भी बनाएंगे? whom to love, when to love, how much to love and not to love, how much, how to love, how much to love, ये लॉज बोले हमारे समाज में बने हुए हैं, वो कहती हैं, जो कि बिल्कुल गैर जरूरी है। लव लॉज में बंधने वाली बात नहीं। तो कोई भी प्रेम संबंध विनोद जी मेरे हिसाब से गंगा जितना पवित्र होता है जी। तो वो ऐसा लगा मुझे, तो क्यों लगा? अनजाने में उनका दुपट्टा छू। एक्शन देखिए कितना नाजुक एक्शन है, अनजाने में दुपट्टा छू गया। तो आप सोचिए कि शायर की जो सेंसिबिलिटी है, जो एहसासात हैं शायर के, वो किस लेवल पर जिंदा हैं इस समय। आज हमारे यहाँ जब आई लव यू कहते थकते नहीं हैं लोग, और क्या क्या नहीं करते, तब अनजाने में दुपट्टा छू जाना और उससे गंगा का एहसास होना, जिस ऊंचाई पर और जिस गहराई पर ये शायर पहुंचा है, तो वो मैं कहूँगा आज का जो कॉन्क्रीट युग है उसमें फिर से ये मूल्य पुनर्प्रस्थापित करने की आवश्यकता है। So that sensibility has to be reinstilled in our emotions. आज तो दुपट्टे ही नहीं मिलते, तो दुपट्टे छूने की बात तो अलग है जी। बिल्कुल, वो हवा में जब दुपट्टा लहराता है तो ऐसा लगता है कि नदी की लहरें जो है ना वो उठ रही हैं और अनजाने में छू जाए और गंगा की पवित्रता का अनुभव आ जाए तो बहुत ये बहुत एक नाजुक और बहुत ही रेयर एहसास बनता जा रहा है, खास करके आजकल के जमाने में, जहाँ की कहते हैं कि साहब गए वो दिन मियाँ, अब ये हिमाकत कौन करता है, वो क्या कहते हैं उसको, हाँ मोहब्बत कौन करता है। तो ऐसे ऐसा दौर है ये। राजेश, शायर है आप जैसे हम जैसे जो अभी भी मोहब्बतों का दामन थामे बैठे हैं जी। और ये शेर देखेगा कि न जाने क्यों मेरा बच्चा नहीं मुस्काया मुद्दत से, खिलौनों की जगह तुमने किताबों को रखा होगा। ये कितनी बड़ी त्रासदी आपने बयान कर दी है कि कहा तो है बशीर बद्र ने भी कि 4 किताबें पढ़ के ये भी हम जैसे हो जाएंगे, बच्चों के नन्हे हाथों को चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़ के ये भी हम जैसे हो जाएंगे। लेकिन हम रुकते कहाँ हैं? 4 किताबें आज हमको 4 साल से पहले ही पढ़ा देते हैं। हम बचपन को बचपन देते नहीं है। किताबें खिलौनों की जगह रख, कितनी ये इमेज देखिए आप, इस इमेज की जो शक्ति है, जो पोटेंसी है इस इमेज की, वो देखिए आपने। हर जगह आपने किताबें रख दी,
खिलौनों की जगह आपने किताबें रख दी। आज तो ये युग आ गया कि मोबाइल हो गया, मोबाइल से आपको पढ़ना है, ऑनलाइन पढ़ना है। पहले, आज से 2 साल पहले हम कहते थे बच्चे मोबाइल छुए नहीं 10 साल 12 साल के होने से पहले, लेकिन आज तो 2 साल के बच्चे को भी आप मोबाइल से ही पढ़वा रहे हो, जो भी बात बनी है। तो ये खिलौनों की जगह किताबें रखना एक जो रिजिड स्टडी है, पैटर्नाइज्ड स्टडी है, हमने खेलने का अवकाश बच्चों को नहीं दिया, वो स्वतंत्रता बच्चों को नहीं दी, और हम 2 साल के बच्चे को भी पेंसिल पकड़ा के लिखाना सिखाना चाहते हैं। जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा था राजेश कि 2 साल की उम्र में शिक्षा प्रारंभ करना किसी भी तरीके से, एज अ साइकोलॉजिस्ट भी मैं बोल सकता हूँ कि अनहेल्दी है। 5 साल से पहले बच्चों को स्कूल ना भेजा जाए। चाहे सिस्टम या पेरेंट्स अगर बात सुन रहे हो तो जरा विचार करें कि इतने छोटे बच्चों को कि हम स्कूलों के लिए पैदा किए हैं बच्चों को, उनको पहले जो चीजें होती हैं, जिंदगी को सीखना होता है, जिंदगी को समझना होता है, वही नहीं कर पाए। और स्कूल का टाइम इतना ज्यादा है, 6 घंटे स्कूल, 2-3 घंटे ट्यूशन और 2 घंटे होमवर्क। मुझे बताइए कि अब 7-8 साल का बच्चा 12 घंटे दिन में यदि पढ़ाई कर रहा है तो धीरे धीरे तो रोबोट बन जाएगा ना, वो तो मशीन बन जाएगा। अब जब मशीन बन जाता है, जब उसकी सारी संवेदना समाप्त हो जाती है, जब माँ बाप को वो बूढ़ा आश्रम में छोड़ करके आ जाता है, तब हम कंप्लेन करते हैं कि भाई समझदारी कहाँ गई। समझदारी तो आपने दी ही नहीं, उसको वो मौका भी नहीं दिया कि खुद समझदार बन पाए। भाई, माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ने की शुरुआत तो प्लास्टिक के खिलौनों को फेंकने से होती है विनोद जी। जी बिल्कुल, जो डिस्पोजेबल टॉयज हैं, पहले का जमाना नहीं कि जब मिट्टी के खिलौने मिट्टी में मिल जाते थे, उनको फेंकना नहीं पड़ता था। आज हम प्लास्टिक के खिलौने देते हैं, जिनका सिंगल यूज खिलौने देते हैं, हो गया, आप उनको फेंक गए, तो माँ बाप को भी इसी तरह से ट्रीटमेंट मिलेगा। तो ये जो ओवरऑल सामाजिक त्रासदी है, क्यों हम खेल खेल में बच्चे क्यों नहीं सीख पाते? क्योंकि परिवार आज एक परिवार नहीं रहा है, केवल 2 वर्किंग लोगों का रैन बसेरा रहा है परिवार। तो अगर ऐसा परिवार है जहां दोनों कामकाजी लोग रैन बसेरा करेंगे, रात को आकर रहेंगे, तो वहां खेल खेल में बच्चे नहीं सीखते। बच्चे 1-2 साल के होने पर ही भेज दिए जाते हैं स्कूल, ताकि दिन में भी वो सुरक्षित रहें। जी बिल्कुल। तो ये जो सामाजिक व्यवस्था है, कहीं ना कहीं हमारे मूलभूत ढांचों को हमने बदल दिया है। तो जब खिलौने बच्चों के हाथों में देने चाहिए तब खिलौने दीजिए, जब किताबें देने का समय आएगा तो तब किताबें देंगे। तो इसका फर्क हम भूल गए कि कब खिलौने देना है, कब किताबें देना है। हमने खिलौनों को तंत्र से बाहर कर दिया, हमने खिलौनों को अपने जो एक ये होता है कि सामाजिक ढांचा होता है उससे बाहर कर दिया है। सब किताबें ही किताबें हैं। तो परिवर्तन अमूल समग्र होना चाहिए, पारिवारिक संस्था से लेकर परिवर्तन जब तक नहीं होगा, क्योंकि कोई चीज अलग अलग नहीं है। जैसा मैंने कहा कि जब रैन बसेरा परिवार है तो बच्चे को वैसे ही आपको पालना पड़ेगा। और दूसरी बात विनोद जी यहाँ मुझे ध्यान में आती है, थोड़े दिन पहले बात चली थी गेमिफाई द स्टडीज। वैसे भी ऑनलाइन हो रही है स्टडीज। तो आप पढ़ाई के खेल क्यों नहीं बना सकते? पढ़ाई को ऑनलाइन भी किताब पढ़ना ही क्या जरूरी है? अगर आपको भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बताना है तो आप वो चीजें छोटे छोटे वीडियोस में दिखा सकते हैं और उन्हीं पे फिर सवाल जवाब करा सकते हैं, और वो गेम की तरह करा सकते हैं, ताकि बच्चों को वो गेम का गेम, वीडियो गेम जो है वो हिस्ट्री पर, ज्योग्राफी पर, लैंग्वेजेस पर, मैथमेटिक्स पे, लैंग्वेज पे बनाया जा सकता है। मोबाइल गेम्स क्यों नहीं बनाए जा सकते? क्योंकि हाँ, सारे मोबाइल गेमों में कार चलाना, टकराना और एक दूसरे को मारना क्यों जरूरी है? क्योंकि साहब हमने सोचा ही नहीं कि हमें कौन से गेम्स बनाने। गेम्स भी हमारे इंपोर्टेड है सारे, बिल्कुल, हम तो बनाते ही नहीं है। बिल्कुल। तो राजेश जी और शेयर देखिएगा, ये जो इको क्रिटिसिज्म की बात चल पड़ी है आजकल लिटरेचर में कि तरक्की ये शहादत और कितनी मांगेगी बोलो, कुल्हाड़ी को सभी जंगल के पेड़ों ने कहा होगा। कितना आपने मानवीकृत कर दिया है प्रकृति को, नेचर को, और कितनी हॉन्टिंग इमेज है ये, मन में घर कर देने वाली इमेज है कि कुल्हाड़ी से पेड़ कटते कटते पूछ रहे हैं कि और कितनी शहादत, कितनी मांगोगे भाई, कितनी शहादत मांगेगी, कब तक तरक्की होगी? आपकी तरक्की की भी तो कोई सीमा होती है। सीमा होती है। डी ग्रोथ की बातें तो एकेडमिकली हो रही है, पर ग्रोथ से हम अब तक बाज नहीं आए। कहां तक ग्रो करेंगे? कौन ग्रो करेगा? कितना ग्रो करेगा? और कौन ग्रो कर रहा है? और इसका चिंतन होना चाहिए। और ये शहादत कहां तक चलती रहेगी? डिफॉरेस्टेशन कहां तक चलता रहेगा? ये सिर्फ डिफॉरेस्टेशन नहीं है, एक युग, एक संस्कृति का अंत है। एक सिंधी शेर मुझे शायद वासुदेव मोही जी का ही है, फिर से याद आ रहा है जी जी, कि वो उन्होंने कहा कि एक झूला पड़ा था जी, वाटते वण वढ़ियो वयो हुंदो, हाँ, एकड़ो झूलो उते पियो हुंदो। एक झूला वहां पड़ा होगा, रास्ते में पेड़ काट दिया गया होगा। तो ये इमेजेस जो हैं कहीं ना कहीं हमको मजबूर करती हैं
कि हम रीअसेस करें, पुनर्अवलोकन करें कि हम आखिर कर क्या रहे हैं। फॉरेस्ट को डिफॉरेस्ट करके, पेड़ पौधों को काट करके वहाँ हम लोग कंक्रीट के जंगल खड़े कर रहे हैं। ये गोली वाली रेलगाड़ियां, बुलेट ट्रेन्स बनाकर कहाँ जाना चाहते हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बना रहे हैं, बड़े बड़े बांध बना रहे हैं और जंगलों को काट दिए जा रहे हैं। तो जंगल नहीं, जंगल के साथ संपूर्ण एक कम्युनिटी खत्म हो जाती है, संस्कृति खत्म हो जाती है और संस्कृति के साथ हमारे संस्कार खत्म हो जाते हैं और फिर समाज में वायलेंस होता है, फिर समाज में डिसहार्मनी आती है। तो ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं राजेश जी, कि अलग अलग तरीके से हम देख नहीं सकते। एक पेड़ का कटना हो सकता है कि वो धीरे धीरे करके किसी व्यक्ति का कत्ल तक पहुंच जाए, इसमें कोई समय नहीं लगता है। बिल्कुल। तो ये समग्रता में हमको विचार करना होगा। जैसे पिछले शेर में भी हम बात कर रहे थे कि बच्चे को क्यों किताबें रख दी गई हैं खिलौनों की जगह, तो ये पारिवारिक संस्था का विचार करना होगा। तो संपूर्ण सामाजिक आर्थिक व्यवस्था का हमको समग्र रूप से विचार करना होगा। जी बिल्कुल। तो ये कुछ बातें बहुत ही सुंदर तरीके से, और भी कुछ शेर थे इसमें मनोज जी, बिल्कुल, जो तो मुझे ये तो काफी हॉन्टिंग लगे। हाँ, एक तो और सितारों वाली भी बात थी कि हाँ, सितारों से आगे भी कुछ, सितारों से कोई आगे भी रास्ता होगा। सितारे, सितारा बनने की चाह नहीं बांध पाएगी। और एक ये बहुत ही मतलब जो है ना, जिसको मिस्टीरियस शेर में कहूंगा कि परेशान सी कोई तस्वीर आलम में भटकती है, मुसव्विर ने बिना सोचे कोई रंग भर दिया होगा। बिना सोचे, कैजुअली, केयरलेसली हम कहते हैं कि सबको बनाने वाला, सबको चलाने वाला मुसव्विर है। तो बिना सोचे भी, आप सिंपल सा एग्जांपल आता है, विकलांग लोग हैं, जन्मजात विकलांग हैं जी, किसी की आंखें नहीं, किसी के हाथ नहीं, किसी के, क्यों भाई भटकते हैं ना। अगर सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्व संचालन करने वाला कोई है खुदा, तो फिर ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जी नहीं, बिल्कुल। क्योंकि देखिए, विकलांग को भटकना पड़ता है जहाँ पर भटकने की जरूरत नहीं है। मैं बता रहा हूँ राजेश जी कि हम एक बार नागपुर की बात करूँ तो शिवाजी नगर में किसी का घर ढूंढ रहे थे। हम लोग विद्यार्थी थे उस समय जमाने में, काफी बरसात पड़ रही थी और घर बिल्कुल मेन रोड पर था, ऐसा भी नहीं कहीं लोकेट नहीं। यदि किसी को दिखता तो 1 मिनट में वो साइन बोर्ड पढ़ करके घर में पहुंच जाता। 45 मिनट्स हम आते जाते रहे, भटकते रहे। वो इसलिए भटकते रहे कि हमें दिखाई नहीं देता। तो ये क्यों भटके, ये क्यों हम आलम में भटके? किसी के पैर नहीं है, वो कैसे चढ़ेगा? आपकी इमारतें कैसे चढ़ेगा? कभी आपने सोचा है, आप 5वें मंजिल पर रहते हैं, 10वें मंजिल पर रहते हैं, लेकिन रैम नहीं है, लिफ्ट की सुविधा अगर ना हो तो ये व्यक्ति चढ़ेगा कैसे? और ये अगर सो कॉल्ड कोई भगवान है, मुसव्विर है, बिना सोचे रंग भरता है, भगवान है, लोग बड़ी अजीब बात करते हैं मनोज जी। आप कोई भी इनको तर्क दें, उसका वो जवाब अपने हिसाब से जो उनके मन में आएगा दे देंगे। जैसे एक केरल में एक मिनिस्टर ने बात कही थी थोड़े दिन पहले, याद आता है मुझे, कि किसी संस्था के प्रोग्राम में गए थे, वो विकलांगों के लिए कार्य करती थी संस्था। उन मिनिस्टर ने कहा कि ये जो संस्था कार्य कर रही है, ये भगवान से भी बड़ा कार्य कर रही है, क्योंकि भगवान ने तो इनको विकलांग बना दिया, ये लोग उनका जीवन आसान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भगवान वाले लोग भड़क उठे। उन्होंने कहा, मिनिस्टर की हिम्मत कैसे हुई कि भगवान को कुछ कह दिया? नहीं, बिल्कुल, मैं तो मिनिस्टर के साथ हूं साहब कि भगवान से भी बड़ा कार्य, भगवान कुछ करना भूल गए हैं। हम इस बात पर नहीं आते कि भगवान है या नहीं है, भगवान कुछ काम करना भूल गए। मान लीजिए किसी को आंखें, किसी को हाथ देना भूल गए हैं, तो उसका कंपनसेशन यदि कोई एनजीओ करता है, कोई व्यक्ति किसी को मदद करके करता है, तो इन आवर ओपिनियन दैट पर्सन, दैट एनजीओ इज ग्रेटर देन गॉड। तो वही कहा है कि ये एक आलम में तस्वीर जो भटकती है। फिर आप कहेंगे क्यों बिना सोचे समझे रंग नहीं भरा? अपने पुराने जन्म में मुझे याद आता है, एक बार आरएसएस के पूर्व सरसंघ चालक ने पब्लिकली ये बात कही, इसलिए मैं रिपीट कर सकता हूँ इस बात को, कि उन्होंने कहा कि विकलांग इसलिए होते हैं कि पिछले जन्म में चिड़िया का पैर तोड़ा होगा जी। तो ये कर्म की जो थ्योरी है, तो जिस समाज में हमारे इंटेलेक्चुअल ऐसी बात करे, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल मैं कहूंगा, तो उस समाज का तो फिर उधार कैसे होगा मुझे नहीं मालूम है। तो लेकिन ये शायर जो हैं जी, तो शायर की नजर बहुत बड़ी होती है। हॉन्टिंग इमेज आपने रखी है सामने कि क्यों भटक रही है ये तस्वीर, ये इस तरह से। तो ये बहुत ही सोचने पर और महसूस करने पर बाध्य करता है। आपकी जो ये गजल है, पूरे तौर पे समग्र रूप से भी विचार किया जाए, इस गजल पर विचार क्या किया जाए, महसूस किया जाए। मैं हमेशा कहता हूँ, एवरीथिंग हैज टू बी एक्सपीरियंस्ड इमोटो रैशनली। खाली रैशनलिटी एक खाली रैशनलिटी है, खाली इमोशन खाली इमोशन है, पर इमोटो रैशनली जब आप किसी चीज से जुड़ते हैं तो फिर आप एक अलग लेवल तक पहुंच सकते हैं उसमें। तो बहुत राजेश जी, आपने बहुत ही गहराई में जाकर के इस गजल को लोगों तक पहुंचाया है, सुनने वालों तक पहुंचाया है। एक एक शेर की जो मायने हैं, बहुत ही सुंदरता के साथ, जो जटिलताएं थी उसमें, उनको भी आपने सरल बनाया है, सभी के समझने लायक बनाया है। तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद कि इस प्रकार से आपने समय निकाला और इस गजल पर चर्चा की, गुफ्तगू की हमारे सुनने वालों के साथ। और सुनने वालों, आप लोगों का भी धन्यवाद, आप थ्रू लिटरेरी लेंस को इतनी मोहब्बतें दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, इतना चाह रहे हैं, और इसलिए हम बार बार आते हैं किसी न किसी चीज़ पर
हम चर्चा करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। बिल्कुल। राजेश जी भी समय निकालते हैं और बहुत बहुत उनका भी धन्यवाद आज। नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने गज़ल लिखी, पहली बात तो ये बहुत बड़ी बात है, कुछ लिखना और उस पर फिर आपने अपना वक्त देके गुफ्तगू भी की, क्योंकि किसी ऑथर, किसी शायर से खुद सुनना उसकी रचना के बारे में, ये एक बहुत बड़े फ़ख्र की बात होती है। तो मित्रों, अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे और आप भी बताइए किन रचनाओं पर आप सुनना चाहते हैं, गुफ्तगू बातचीत सुनना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।